नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के पहले चैप्टर को लेकर के, जिसका टाइटल है द कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। हालांकि हमारा ये इस चैप्टर से जुड़ा हुआ दूसरा और आखिरी वीडियो रहेगा। इससे पहले मैं पहली क्लास पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया था। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं पहली क्लास के दरमियान हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहली क्लास में मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया कि एग्जैक्टली जो कंपनी शब्द है उसका अपना एक बेसिक मीनिंग होता है, उसकी एक डेफिनेशन होती है। उस डेफिनेशन को हम लोगों ने डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। इसके बाद हमने देखा आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी पूछा जाता है, तो काफी डिटेल में जाकर के काफी मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर के दरमियान डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो अभी हम आज के टाइम पे कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं, उसकी जर्नी किस तरीके की रही, क्या क्या चेंजेस टाइम टू टाइम उसमें आते रहे, किस तरीके से जर्नी है जो 1850 में शुरू हुई थी, किस तरीके से 2013 तक पहुंची, जहां पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। सबसे पहले जो आपका कंपनीज एक्ट आया था, जो कहीं ना कहीं इंग्लिश कंपनीज एक्ट से इंस्पायर था, 1850 में आया, फिर उसके बाद 1857 में आया, उसके बाद 1866 में आया, उसके बाद हमने देखा 1913 में आया, और सबसे लंबा चलने वाला कहीं ना कहीं आपका ये जो आपका एक्ट था, या आप लोग कह दीजिए आप लॉ था, जो 1913 वाला था, जो कहीं ना कहीं 1956 तक चला था। 1956 के बाद आप लोगों ने देखा कंपनीज एक्ट 2013 आया, और अभी के टाइम पे जो हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं वो 2013 वाला पढ़ते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, मॉडर्न है, और हर तरीके से आपके जो 21st सेंचुरी है उसको अलाइन करता है। फिर मैंने बताया जब आप लोग कंपनीज एक्ट की बात करते हैं 2013 की, तो उसमें बुनियादी तौर पे कुछ मेजर चेंजेस आए। मैंने बताया था ये जो अमेंडमेंट है, ये जो चेंजेस है 2015 के अंदर देखने को मिले, 17 के अंदर देखने को मिले, 2020 के अंदर देखने को मिले, और थोड़ा बहुत डिस्कशन आपको 19 का भी देखने को मिलेगा। और पिछली क्लास के दरमियान हम लोगों ने इस जर्नी को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, अच्छे से समझ लिया था। मैंने बताया था जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 2015 के अंदर, यानी कि अमेंडमेंट 2015 है, एक्ट आपका 2013 है, उसके अंदर क्या क्या बुनियादी चेंजेस रहे। अब देखिए इस चीज को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया 2013 के बाद पहला आपका चेंज अमेंडमेंट कब हुआ, 2015 में हुआ, उसके बाद 2017 में भी हुआ, और उसके बाद आप लोग 2019, और आप लोग फिर क्या पढ़ोगे 2020 को भी पढ़ोगे, और इस तरीके से आपका ये जर्नी कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। हालांकि यहाँ पे सारा का सारा पार्ट थ्योरेटिकल रहेगा, और आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी नहीं रहने वाला है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो 3 टॉपिक मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। पहला टॉपिक आपका रहेगा दैट इज द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। पहले हम समझेंगे कॉर्पोरेट विल का मीनिंग क्या होता है, और उसका लिफ्टिंग अप क्यों किया जाता है, एग्जैक्टली लोग कब आपका कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे से एग्जामिनेशन के अंदर हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो आपका पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इलीगल एसोसिएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे दैट इज द कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी का क्या मीनिंग होता है, और अगर हमारे पास समय रहता है तो मैं आप सभी के साथ जो जो अमेंडमेंट हुए, जैसे कंपनीज एक्ट जो आपका है अमेंडमेंट 2017 का है, अमेंडमेंट 2019 का है, और अमेंडमेंट 2020 का है, उनको डिस्कशन कर लेंगे। वैसे अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे इनको तो आपको चीजें अच्छे से, प्यार से और बड़ी आसानी से समझ में आने वाली है। बहरहाल हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और समझने की कोशिश करते। देखिए जैसा कि आप सभी ने कंपनी की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, तो उस टाइम पे मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया था सर कंपनी अपने आप में एक ऐसा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है जिसको लॉ क्रिएट करता है, और कहीं ना कहीं ये अपने ओनर से, अपने शेयर होल्डर से, अपने डायरेक्टर से जुदा एंटिटी होता है, इसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे होगा क्या, अपनी कंपनी का एक नाम होता है, वो अपने हिसाब से एफआईआर कर सकता है, प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, उसके
नाम पे एफआईआर की जा सकती है। इस तरीके की तमाम टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम कहते हैं कंपनी डिफरेंट है उसके ओनर से, तो जो भी अच्छा होगा वो कंपनी के नाम पे होगा, जो भी बुरा होगा वो कंपनी के नाम पे होगा। लेकिन असल में अगर आप लोग बहुत डिटेल में जाकर के समझते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, कंपनी अपने आप तो कैरी फॉरवर्ड होती नहीं है। कंपनी के अंदर एक मैनेजमेंट होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं और मैनेजमेंट होता है। वही मैनेजमेंट लायबल होता है जो भी कंपनी के अंदर होता है। अगर अब कंपनी ने कुछ बेटर किया तो उसके लिए भी मैनेजमेंट लायबल होगा, उसके ओनर्स लायबल होंगे, और कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ गड़बड़ होता है, कुछ फ्रॉड होता है या अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए भी आपके जो ओनर्स है और मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा। लेकिन लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है ये सारा किसके नाम पे हुआ है, कंपनी के नाम पे हुए है। डेफिनेशन कहती है लॉ की, तो हम लोग किसको पकड़ेंगे, कंपनी को पकड़ेंगे। और इसी लूप होल का फायदा उठा करके ना काफी ऐसे स्टेक होल्डर्स है, काफी ऐसे ओनर्स हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर काफी इलीगल एक्टिविटी की, और जिन इलीगल एक्टिविटी को करके वो निकल लिए। क्योंकि लॉ में क्या कहता है, लॉ तो कहता है कि सारा जो लफड़ा हुआ है किसके नाम पे हुआ है, कंपनी के नाम पे हुआ है, तो इसके लिए लायबल कौन होगा, कंपनी लायबल होगी। क्योंकि इसका ओनर, इसके स्टेक होल्डर्स, इसके डायरेक्टर्स, इसके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर इससे डिफरेंट आइडेंटिटी है, वो अपनी एक डिफरेंट लीगल एंटिटी को ओन करते हैं। समझ में आया? तो दिस इज जो जब आप इस सिचुएशन को लेके चलते हैं ना, कि जब भी कोई भी कंपनी के अंदर उसका ओनर है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है या मैनेजमेंट के लोग हैं, कंपनी के नाम पे कुछ गड़बड़ करते हैं, तो उस टाइम पे ये जो पर्दा पड़ा हुआ है सेपरेशन का, कि ओनर अलग है और कंपनी अलग है, तो जो आपके लॉ है वो लॉ का क्या करेगा, उस पर्दे को उठा करके देखेगा और एक्चुअली जो जिम्मेदार है उस अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए उसको पनिश करेगा। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ठीक है, तो कॉर्पोरेट विल का मतलब एक पर्दा, एक सेपरेशन, जहां पर कानून की डेफिनेशन, लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपकी कंपनी अलग है और आपके ओनर्स अलग है। समझ में आया? दिस इज द कॉर्पोरेट विल। ये आपका एक कॉर्पोरेट कंपनी का पर्दा है जिसको बहुत सारी सिचुएशन में उठाना पड़ता है जब भी आपका मैनेजमेंट, ओनर या स्टेक होल्डर्स या डायरेक्टर्स या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के नाम पे कोई गलत एक्टिविटी करते हैं। तो यहां पे यहीं से हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, हमने कहा जो भी आपकी कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। किससे सेपरेट लीगल एंटिटी है? मैंने बताया इसके मेंबर से ले लीजिए या इसके डायरेक्टर से ले लीजिए, ये हमने पहली क्लास के दरमियान पढ़ा था। यानी कि एक सेपरेशन हो गया, एक पर्दा हो गया जो कंपनी को अलग सटा देता है उसके मेंबर और उसके ओनर से। क्लियर है? और ये जो दिस सेपरेशन, ये जो आपका अलगाववाद है, ये जो डिफरेंस है किस किस के बीच में, आपकी कंपनी के बीच में और जो पीपल के बीच में जो इसके पीछे होते हैं, क्योंकि कंपनी अपने आप तो काम नहीं करेगी, उसको चलाने के लिए लोग ही जिम्मेदार होते हैं, मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार होते हैं। तो असल में तो उनके पीछे लोग ही हुए ना। हालांकि लो चाहे ये कहता हो कि ये कंपनी के नाम पे हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली उसको चलाने वाले, उसके पीछे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे कुछ लोग होते हैं। समझ में आया? तो ये जो पर्दा है इन दोनों के बीच में, यानी कि कंपनी और उसके ओनर्स के बीच में जो पर्दा है, उसके मेंबर्स के बीच में जो पर्दा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट विल बोलते हैं। क्लियर है? और आमूमन तौर पे जर्नली अगर आप लोग देखेंगे बेसिक लेवल पे का जो लॉ है, जो कानून है, वो इसके अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता है। यानी कि लॉ डज नॉट लुक बियॉन्ड दिस विल, इस पर्दे के बियॉन्ड नहीं जाता है। कानून कब इसको लिफ्ट करता है, जब लॉ कब इसको लिफ्ट करेगा, जब यहां पे कंपनी के नाम पे जो मैनेजमेंट है या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है कुछ गलत एक्टिविटी करते हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई। तो ये आपका कॉर्पोरेट विल है, ये आपके कंपनी को चलाने वाला बंदा है और ये आपका कंपनी है। लोग क्या कहता है, दिस पर्सन इज डिफरेंट, ये आपका डिफरेंट है, ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और आपकी कंपनी एक डिफरेंट लीगल एंटिटी है और इनके बीच में कॉर्पोरेट विल यानी कि एक कंपनी का पर्दा पड़ा हुआ है, इसको हमें लिफ्ट करना है। क्लियर है? हमें क्या करना है, लिफ्ट करना है। ये पावर होती है लॉ के पास कि वो इस कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकता है। सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद करके चलना है। एक बार देखना, समझ में आई मेरी बात? आई होप कि इतनी बातें आपको
क्लियर रही होगी। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना कॉर्पोरेट विल वाला, ये 101% पेपर के अंदर आएगा। इस चीज को आपको समझना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसको लिफ्ट करने की जरूरत क्यों है। एग्जैक्टली जब भी आप लोग कॉर्पोरेट विल की बात करते हैं तो उसको लिफ्ट करने की जरूरत क्यों। मैंने बताया कंपनी के नाम पे जो उसके पीछे जो लोग हैं, इस पर्दे के पीछे जो छुपे हुए लोग हैं, अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उस टाइम पे लो क्या करता है, इस कॉर्पोरेट विल को उठाता है, लिफ्ट करता है और ये देखता है एग्जैक्टली इस धांधली के पीछे, इस फ्रॉड के पीछे, इस लफड़ेबाजी के पीछे जिम्मेदार कौन है और उस बंदे को पकड़ करके फिर उसको पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। इन शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मीनिंग द इग्नोरिंग द सेपरेशन लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी। माने जो ये आपका एक बीच में सेपरेशन है कि आपका जो ओनर है, मेंबर है, स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपके अलग मेंबर हैं एज कंपेयर टू कंपनी। अगर आप लोग कंपनी के नाम पे कहते हैं कंपनी अलग आइडेंटिटी है और आपका ओनर अलग है, इस जो कॉन्सेप्ट को क्या करना, इग्नोर करना, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। ये इसके अंदर आता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर आता है। और असल में हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं रियल पर्सन। किसको, रियल पर्सन को। मेंबर हो सकता है या डायरेक्टर हो सकता है जो इस कंपनी को कंट्रोल करता है। क्लियर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। और याद रखिएगा व्हेन कंपनीज मिसयूज, जब कंपनी का मिसयूज किया जाता है, जब उस टाइम पे लो रिमूव द मास्क, ये लो है वो क्या करता है, इस मास्क को रिमूव करता है एंड फिक्स करता है लायबिलिटी ऑन द रियल पर्सन बिहाइंड इट। जो इसके पीछे रियल पर्सन है, इस पूरी कहानी के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको एक तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है। आप लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट विल। बहुत बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है। और ये कब आता है, लिफ्टिंग कब होता है, अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड से प्रिवेंट करने के लिए लो के पास ये पावर होती है कि वो आपका लिफ्टिंग कर सकता है। या जो आपका टैक्स एविएशन होता है या लो का एविएशन होता है, उस केस में या पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए इस केस में लिफ्टिंग किया जा सकता है। या आपके एंश्योर जस्टिस, यानी कि अगर आप लोग न्याय को एंश्योर करने के लिए, जस्टिस को एंश्योर करने के लिए भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का क्या मतलब होता है ये आपको आना चाहिए। और किन सिचुएशंस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है ये भी आपको आना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूंगा 101% कंफर्म है। पहले चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना जिस आर्टिकल के एग्जामिनेशन में पूछने की है, दैट इज द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी आएंगी। दो टॉपिक्स जिनको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोग पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आप लोग पाएंगे हर साल यहां से एक सवाल पक्का पूछा जाता है। बहरहाल मेरी कोशिश थी आपको कॉर्पोरेट विल को अच्छे से समझाने की। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको कॉर्पोरेट विल पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, कॉर्पोरेट विल अगर आपको समझ में आ गया तो मैं उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, आपको पीएफआई पढ़ाऊंगा, यानी आप लोग क्या कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। और पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन आपकी इलीगल एसोसिएशन के ऊपर करने वाले हैं। और अगर आपको इलीगल एसोसिएशन समझ में आ गया ना, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मीनिंग होता है। कुछ बेसिक टॉपिक हैं जिनको आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो कॉर्पोरेट विल आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये आपका पीएफआई के नाम से आप लोग इसको जानते हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए दो इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। पहला तो है आपका कंपनी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी कंपनीज की बात कर रहा हूं। दूसरा मैं कर रहा हूं इंडस्ट्रीज की। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जो कंपनीज को या इंडस्ट्रीज को पैसा प्रोवाइड करती है, फिनांस प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, गारंटी प्रोवाइड करती है उन पब्लिक कंपनीज को, या उन जो आपकी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन इसलिए एस्टेब्लाइज्ड हुए थे या फिर इनको रिकॉग्नाइज्ड किया था बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म फिनांस। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, लॉन्ग टर्म फिनांस की बात हो रही
रही है, जिसको आप लोग फाइनेंस भी बोलते हैं, ये आपकी लोन की बात हो रही है, गारंटी की बात हो रही है, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 बातों पर आपको ख्याल रखना है। लॉन्ग टर्म फिनेंस की बात आप लोग कर रहे हैं, लोन की बात कर रहे हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और ये किनको दिया जाएगा? इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा या तो कंपनीज को दिया जाएगा। दैट्स इट। क्लियर? उनको क्या बोलते हैं आप लोग? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। जैसे एलआईसी की बात कर लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग एलआईसी की बात करते हैं, तो एलआईसी आपका पीएफआई है, यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ऐसे ही आप लोग आईएफसीआई की बात कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे आप लोग आईआईएफसीएल की बात कर सकते हैं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये कुछ ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज हैं या गवर्नमेंटली रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज हैं, जिनका मेन काम यही होता है लॉन्ग टर्म में फाइनेंस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, गारंटी प्रोवाइड करना। जितने भी इंडस्ट्रीज है, आप कंपनीज की बात कर लीजिए, ठीक है, ताकि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सके। तो ये क्या कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये आपके पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट इसलिए भी किया गया था ताकि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की जा सके, यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिल सके। यानी आप लोग कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाया जा सके, और जो आप सपोर्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है ना, प्रायोरिटी सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सके? सपोर्ट कर सके। तो इनको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स? आपको इन इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दैट्स इट। एलआईसी की बात कर लीजिए, आईएफसीआई की बात कर लीजिए, और आईआईएफसीएल की बात कर लीजिए। दीज आर द मेजर एग्जांपल ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई जिसको कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक से डेफिनेशन थी, समझ में आई? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद क्या होता है? इलीगल एसोसिएशन, गैर कानूनी एसोसिएशन। ऐसी एसोसिएशन जो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है, जो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का व्यापार करती है जो अनलॉफुल है, जो लॉफुल नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? इलीगल एसोसिएशन के अंदर आती है। आप लोग कह सकते हैं इलीगल एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन होती है पर्सन की जहां पे वोलेशन होता है। किसका वोलेशन होता है? कंपनीज एक्ट का। याद रखिएगा, जहां पे भी कंपनीज एक्ट का वोलेशन होएगा वो एसोसिएशन इलीगल एसोसिएशन की वो एसोसिएशन इलीगल एसोसिएशन की कैटेगरी में चली जाएगी। क्लियर है? जैसे अगर आप लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, एसोसिएशन हैविंग मोर देन 50%, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एसोसिएशन के अंदर मोर देन 50% होना चाहिए। अर्लियर पहले 2010 अंडर ओल्ड रूल के अंदर होता था। यहाँ पे ये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। और विदाउट रजिस्ट्रेशन एज ए कंपनी अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन है तो उसको क्या बोल दोगे? इलीगल कंपनी बोल दोगे, ठीक है, या इलीगल एसोसिएशन बोल दोगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आपका एसोसिएशन बिकम द अनलॉफुल, ये क्या हो जाएगी? अनलॉफुल बन जाएगी, अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी होगी, एंड कैन नॉट बी शू और बी शूड एज ए एसोसिएशन। और उसको एसोसिएशन के टर्म में ना तो शू किया जा सकता है, ना उसके नाम पे एफआईआर किया जा सकता है, ना वो किसी के नाम पे एफआईआर करा सकता है। जैसे अगर आप लोग कहते हैं 50 पीपल स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस टुगेदर विदाउट द रजिस्ट्रेशन, अगर विदाउट द रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो क्या होगा? इलीगल एसोसिएशन होगा। माने सीधी सी बात है, कंपनीज एक्ट का वोलेशन जहां पे होगा, कंपनीज एक्ट 2013, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। जहां पे भी कंपनीज एक्ट 2013 का वोलेशन होएगा ना, वहां पे आप लोग क्या कह देंगे? सर आप लोग कह देंगे ये इलीगल एसोसिएशन है। दैट्स इट। ज्यादा लफड़े में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटी सी डेफिनेशन है, अक्सर पूछ ली जाती है। और एक छोटा सा टॉपिक आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, दैट इज द बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट। या बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ हो, जिसका रजिस्ट्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग हुआ हो, जिसकी अपनी लीगल एंटिटी हो, आइडेंटिटी हो, जो प्रेप्टुअल सक्सेशन को फॉलो करे। ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया था। जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सके, जो एफआईआर करा सके, जिसके नाम पे एफआईआर किया जा सके, ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल करती हैं तो बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी कहलाती है। यहां पे आप लोग कंपनीज रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट को इंक्लूड करके चलते हैं, एलएलपीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इंक्लूड करके चलते हैं, फॉरेन कंपनीज इन सर्टेन केस, कुछ कंपनीज है फॉरेन की, कुछ केसेस में उसको भी इंक्लूड करके चलते हैं। ना तो सोल
प्रोप्राइटर इसके अंदर आता है, ना पार्टनरशिप आता है, ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी कि कॉर्पोरेट बॉडी या बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, जिसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया है ना, वो क्या कहलाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा। समझ में आया, जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, लीगली जो कहीं ना कहीं अच्छे से काम करता है, लीगली सारे कंप्लायंसेस के साथ खुद को रजिस्टर कराता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका बॉडी कॉर्पोरेट कहलाता है। समझ में आया, दैट्स इट। बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई। समझ में आया, तो ये तीनों टॉपिक उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा, क्योंकि यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैंने वो आपको समझा दिया। यहां से या तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनीज पूछा जाएगा, या तो आपका कॉर्पोरेट विल से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। अगर आपका ज्यादा ही किस्मत खराब है तो उन केसेस में छोटे छोटे आर्टिकल है जो पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी भी क्या बताया था सर, जब आप लोग कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, ठीक है, आप लोग किसकी बात करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं, तो मल्टीपल अमेंडमेंट हुए थे। सबसे पहले 2015 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद 2017 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, और उसके बाद 2020 में अमेंडमेंट हुआ था। पहली क्लास में हम लोगों ने 15 वाला अमेंडमेंट डिस्कस कर लिया था। अब देखिए, मोटा मोटा पढ़ना आपको पड़ेगा 17, 19 और 20 के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे। मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर चीजें डाल दी हैं, ताकि एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, मैं मेजर बातें बताऊंगा, बाकी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे 15 के अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो यहां पे सबसे ज्यादा जोर सिंप्लीफिकेशन पे दिया गया, फिर यहां पे गवर्नेंस का भी एक फैक्टर इंक्लूड किया गया, और यहां पे फोकस किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। समझ में आया, तो ये तीन मेजर बातें हैं जो बेसिकली आपका 2017 का कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अमेंडमेंट हुआ है, उसके अंदर ये बातें रखी गई है। समझ में आया। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, गो थ्रो कर लीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ऐसे अगर आप लोग 2019 के अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो 19 के अंदर क्या हुआ था, डिस्क्रिमिनलाइजेशन के बारे में मेन फोकस किया गया था, सीएसआर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर इनका मेजर फोकस था, और फास्टर एडजस्टिगेशन के बारे में इसका मेजर फोकस था। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना, ठीक है ना। कई शब्द ऐसे हैं जो मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाता हूं, आप लोग देख लीजिएगा आपको इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करना, ठीक है। तो 2019 के अमेंडमेंट को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपकी आसानी के लिए मैंने टेबुलर फॉर्म में सारी चीजें अरेंज कर दी है, और कीवर्ड्स को मैंने बोल्ड भी करवा दिया, ताकि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या बातें लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है। ऐसे ही 2020 की बात करते हैं, तो वही आपका डिस्क्रिमिनलाइजेशन, सीएसआर पेनल्टी, और आपका प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, प्रोड्यूसर कंपनीज, ठीक है ना। ये तीन मेजर फोकस थे, तीन मेजर अमेंडमेंट थे, तीन मेजर चेंजेस थे जो किए गए थे। तो ये आपके समय दर समय यहां पे भी आपको एक टेबल मिल जाएगा, जिसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा, और आपका यहां पर सॉरी पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पहला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, चीजों की क्लैरिटी मिली होगी, एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि यस ये चैप्टर हमारा तैयार हो गया है। करीब करीब 14 चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर है, पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। अच्छे से इस चैप्टर को रेडी कीजिए। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग पहली दफा हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।